आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम। इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मीनिंग किसी कमोडिटी की उस क्वांटिटी से लगाया जाता है जो प्रोड्यूसर अथवा विक्रेता किसी दिए हुए प्राइस पर एक निश्चित टाइम में बेचने को तैयार होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं कि मान लीजिए शाम के स्टॉक में 100 क्विंटल राइस है, लेकिन आज वह 600 रुपीज़ प्रति क्विंटल की दर पर केवल 50 क्विंटल राइस बेचने को तैयार है। तो रामू की आज की राइस की सप्लाई कितनी है? 600 रुपीज़ पर क्विंटल के भाव से वह केवल 50 क्विंटल हुई। तो इस तरह से पूर्ति का मीनिंग उस मात्रा से लगाते हैं जो प्रोड्यूसर या विक्रेता किसी विशेष समय पर एक निश्चित मूल्य पर बेचने को तैयार होता है। अब बात करेंगे हम सप्लाई शेड्यूल्स। एक बाजार में एक निश्चित समय अवधि में एक वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राएं बेची जाती हैं। ये हम सभी जानते हैं कि बाजार में कई सारे प्रोडक्ट हैं और उन वस्तुओं की भिन्न भिन्न मात्राएं बेची जाती हैं, और इन डिफरेंट प्राइस पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा को एक अगर शेड्यूल में प्रदर्शित कर देते हैं तो उनसे बनने वाली जो शेड्यूल है दैट इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। तो ये दो तरह की होती हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो एक विशेष विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न प्राइस पर किसी वस्तु की कितनी कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार है, वो क्या कहलाएगी? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में जो प्रदर्शित मूल्य तथा मात्रा है वास्तव में बाजार में प्रचलित नहीं रहती। क्लियर? और ये जो शेड्यूल है ये विक्रेता की पास्ट में जो प्रतिक्रिया है होती हैं उनके आधार पर बनाई जाती है। और बाजार शेड्यूल की बात करें तो बाजार शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक वस्तु की वह तालिका प्रदर्शित करती है कि मार्केट में किसी वस्तु के सभी सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी क्वांटिटी निश्चित समय में निश्चित टाइम में बेचने को तैयार है। और ये जो सप्लाई शेड्यूल है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये बाजार के सभी विक्रेताओं की सप्लाई शेड्यूल के योग से बनाई जाती है जो इंडिविजुअल इनकी होती है। क्लियर? तो देखिए हमारे सामने एक टेबल है, इसमें सप्लाई शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल फर्म, और जब इन सबको टोटल कर दिया जाता है तब ये बन जाती है टोटल मार्केट सप्लाई। तो इस तरह से इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल तैयार किया जाता है। अब हम बात करेंगे सप्लाई कर्व की कि आखिर इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई कर्व कौन कौन से हैं। The curve showing relationship between price and quantity of supply which a producer is ready to supply, ये कहलाएगा सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कहलाती है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है द सप्लाई कर्व ड्रॉन पर्टिकुलर फ्रॉम ऑन एन इंडिविजुअल। देखिए ये सब इसके इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है। क्लियर? और मार्केट सप्लाई कर्व द सप्लाई कर्व ड्रॉन फॉर द होल मार्केट, जब ये पूरे मार्केट का बना दिया जाता है तो ये क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई कर्व। यहाँ हमने एसएम जो लिया है दैट इज मार्केट सप्लाई कर्व। क्लियर? अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की। ऑन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन प्राइसेस आर नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहता है पूर्ति का नियम? वस्तु के मूल्य तथा बेचे जाने वाली मात्रा में डायरेक्ट रिलेशन को व्यक्त करता है। क्लियर? और यह बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ती है जब
मूल्य बढ़ते हैं और वस्तु की पूर्ति घटती है जब मूल्य घटते हैं। क्लियर? इट मीन्स पूर्ति का नियम कैसा है? गुणात्मक कथन है, परिमाणात्मक कथन नहीं है। इट मीन्स यह केवल मूल्य परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति में चेंज की दिशा को व्यक्त करते हैं और पूर्ति में होने वाले परिवर्तन के परिणाम को व्यक्त नहीं करते। यह नियम यह बताता है कि मूल्य घटने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तथा मूल्य को इंक्रीज होने पर वस्तु की पूर्ति सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन यह नियम हमें यह नहीं बताता कि वस्तु के मूल्य में कितना % चेंज होने पर पूर्ति में कितना % चेंज हो रहा है। क्लियर? तो देखिए यहाँ प्राइस दिए हुए हैं और यहाँ क्वांटिटी जो एक सेलर बेचने को तैयार है एक निश्चित समय में। तो इस हिसाब से ये कर्व सप्लाई कर्व बन गया है। द रिलेशनशिप ऑब्जर्व बिटवीन द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स सप्लाई इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर? कि देखिए यहाँ पे हम बात करें प्राइस 5 4 3 2 1 और यहाँ क्वांटिटी दी हुई है कि किस प्राइस पे कितना बेचने को तैयार है। देखिए ये देखिए जब इनको हम मिलाते चले जाते हैं तो पर केजी प्राइस के अनुसार जो क्वांटिटी है वो निश्चित होती हुई चली जाती है। अब बात करेंगे हम अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम अन्य बातें स्थिर रहने पर लागू होता है। अब अन्य बातें स्थिर रहते हैं, सभी नियमों में लागू है, आपको सभी को पता है, और ये इसकी कुछ मान्यताओं को व्यक्त करता है। जैसे देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पत्ति के साधनों के मूल्य क्या होने चाहिए? अपरिवर्तित होने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द इनकम ऑफ द सेलर एंड प्रोड्यूसर। क्रेताओं विक्रेताओं की आय में भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्थिर होनी चाहिए। नो चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस एंड लाइकेस ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। क्रेताओं विक्रेताओं की रुचियों एवं पसंद स्थिर रहनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज शुड नॉट बी एनहांस ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेलर। उत्पादकों और विक्रेताओं की टेक्निकल जो नॉलेज है उसमें वृद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तनों की आशंका भी नहीं होनी चाहिए। कमोडिटी विद डिवाइजेबल इन स्मॉल पार्ट, और वस्तु डिवाइजेबल हो सकती है, होती है उसके स्मॉल पार्ट्स में। क्लियर? नाउ रीजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। देखिए कुछ रीजंस हैं जिसके कारण नियम लागू होता है। प्राइस राइज, डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ गुड्स, एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन लॉन्ग टर्म, एंड एंट्री ऑफ न्यू प्रोड्यूसर एंड सेलर इनटू द मार्केट। तो मूल्य बढ़ने में उत्पादकों एवं विक्रेताओं के लाभ बढ़ते हैं मूल्य बढ़ने से, और लाभ बढ़ने पर क्या होता है? अधिक पूर्ति के लिए वो तत्पर होते हैं। परंतु एक जो प्रोड्यूसर है वो अल्पकाल में अपने पास रखे स्टॉक से अधिक पूर्ति नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट टर्म में केवल विद्यमान साधनों के पूर्ण प्रयोग द्वारा सीमित मात्रा में पूर्ति को ही बढ़ाया जा सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है? उत्पादन के सभी फैक्टर्स के प्रयोग से पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, और लॉन्ग टर्म में उत्पादन के नए नए साधन तथा नए नए जो आविष्कार किए जाते हैं उससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, और नए नए उत्पादक भी उत्पादन कार्य में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्ति के नियम के टाइप्स ऑफ सप्लाई की बात करेंगे हम। एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, दो तरह की हैं। क्लियर? पूर्ति में विस्तार तथा संकुचन और पूर्ति में वृद्धि तथा कमी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, पूर्ति में विस्तार तथा कमी। जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन केवल मूल्य चेंजेस के कारण होता है तो उसे पूर्ति का एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। मूल्य बढ़ने पर वस्तु की अधिक पूर्ति की जाती है तो यह क्या कहलाएगा? एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और मूल्य घटने पर वस्तु की कम पूर्ति की जाती है तो ये कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। देखिए ये कर्व हमारे सामने है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस OP to OP1, क्लियर?
क्वांटिटी इंक्रीजेस OQ2 OQ1 पूर्ति बढ़ा दी गई है. Thus the increase in supply, this one, this is called expansion of supply. When price decrease, यहाँ अगर प्राइस कम हो जाती है, OP1 से OP हो जाती है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी OQ1 से OQ. Thus सप्लाई डिक्रीज OQ. अगर वह वापस डिक्रीज हो जाती है Q1 से OQ तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई. नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई. किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी की पूर्ति में परिवर्तन मूल्य के अतिरिक्त अन्य फैक्टर्स के कारण होता है तो उसे पूर्ति में इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से जाना जाता है. और ये हम सभी जानते हैं कि प्राइस के अलावा पूर्ति में चेंज लाने वाले अनेक तत्व होते हैं जो उत्पत्ति के साधनों के मूल्य में चेंज, उत्पादन की टेक्निक में चेंज, अन्य वस्तु के मूल्यों में चेंज होने कारण या अन्य नेचुरल फैक्टर्स आदि हैं जिनके कारण पूर्ति में कमी और वृद्धि हो सकती है. अब देखिए पूर्ति में वृद्धि क्या होती है, जब वस्तु के मूल्य स्थिर रहते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है, वस्तु के मूल्यों में चेंज नहीं होता है. मूल्य में स्थिर रहने पर वस्तु की अधिक पूर्ति की जाती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं. और ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, दाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा. और पूर्ति में कमी उस कंडीशन को कहते हैं जब वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर भी वस्तु की पूर्ति में कमी आ जाती है. तो ऐसी कंडीशन में पूर्ति में कमी की स्थिति में जो सप्लाई कर्व है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा. तो देखिए दिस इज OP इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी विच इज कांस्टेंट. यहाँ हमने प्राइस को कांस्टेंट माना है. देखिए दिस इज SS इज ओरिजिनल कर्व. ये ओरिजिनल कर्व माना है हमने SS which changes to S1. Clear? This change in supply is due to change in any other factor except price because the price is constant. Clear? अगर प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस जो क्वांटिटी है वो OQ से OQ1 हो जाती है तो ये पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी. और यदि प्राइस स्थिर रहते हुए सप्लाई कर्व S1 से SS में शिफ्ट हो जाता है, इट मीन्स Q1 से वापस OQ हो जाती है, OQ1 से OQ हो जाती है सप्लाई, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई. अब हम बात करेंगे पूर्ति के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. देखिए सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कुछ पदार्थों में लागू, कुछ जगह लागू नहीं होती है. जैसे सप्लाई ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन कैन नॉट बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सप्लाई. जो कलात्मक वस्तु है उनकी पूर्ति मूल्य घटने बढ़ने पर घटती बढ़ती नहीं है. क्लियर? एक जो फेमस जो पेंटर है उसकी जो कृतियां हैं वो पूर्ति के मूल्य बढ़ने से परिवर्तित नहीं होती हैं. फिर price expectation of unusual nature does not allow the law of supply to operate. Then law of supply does not apply after a point to the supply of labor in undeveloped and developed nation. अविकसित एवं विकसित देशों में श्रम की पूर्ति भी अनेक दशाओं में पूर्ति के नियम का क्या बन जाती है, एक अपवाद बन जाती है. वहाँ लेबर्स को एक सीमा से अधिक वेजेस नहीं मिलती है तो ऐसी कंडीशन में अधिक काम करने की अपेक्षा अधिक आराम करना चाहते हैं. इट मीन्स मजदूरी बढ़ने पर भी श्रम की पूर्ति घट जाती है. क्या होता है कि श्रमिक को एक सीमा से अधिक जब मजदूरी मिल जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, वो आलसी हो जाता है और अधिक काम करने की इच्छा की जगह क्या करने लग जाता है, वो आराम करने लग जाता है. तो ऐसी कंडीशन में वेजेस बढ़ाने पर भी श्रम की पूर्ति घट जाती है. फिर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड गुड्स, कृषि पदार्थों की जो सप्लाई है, इट मीन्स हम कहेंगे अकाल बाढ़ आदि के समय की बात कर रहे हैं हम, मूल्य चेन से प्रभावित नहीं होती. मान लीजिए अकाल से फसल नष्ट होने पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी पूर्ति कृषि मूल्य बढ़ने
पर भी नहीं बढ़ाई जा सकती। और इस तरह से यहाँ पर पूर्ति का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज और डिक्लाइन इन प्राइस इन फ्यूचर तो भी लागू नहीं होगा। और एक्शन जो गुड्स है, नीलामी की वस्तुएं पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनकी पूर्ति क्या होती है, प्री डिसाइड होती है, पूर्व निश्चित होती है। अतः मूल्य चेंज है उनकी पूर्ति किसी तरह से प्रभावित नहीं होती है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है, उसके टाइप्स, उसके अपवाद। थैंक यू सो मच।